हाँ, आज का मार्केट थोड़ा-सा फ्लिप-फ्लॉप सा रहा। हम उम्मीद करते हैं मार्केट्स न्यू हाई टच करेगा। तो ये ट्रेजरी गेन्स क्या है हमें, और जो दूसरी प्रॉब्लम बैंक्स फेस कर रहे हैं, काफ़ी हमारा देखो फेवरेट स्टॉक रहा है। ज़्यादातर ब्रोकर्स आपको ये सजेस्ट करेंगे, आस-पास पीई ने बहुत ज़्यादा जंप मारा था और हम जानते हैं क्यों मारा था। आज की डेट में ऐसा कोई डेटा पॉइंट नहीं है जो हमें ये बताए, सारा जो पॉपुलर स्टॉक्स थे उनकी शीट दिखाई। इस तरीके की कैलकुलेशन करके खरीदते हैं, आप इत्मीनान से बैठ सकते हैं 3-4 स्टॉक्स के प्रॉफिट अकेले ही कमा देगा। इसके ऊपर ही हमें बुलिश जाना है, इससे नीचे हमें बेरिश जाना है। लेकिन सर, कल के वीडियो में आपने कहा था कि आज अगर एक फॉलो अप सेलिंग आती है तो हम निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। तो आज का मार्केट आपको कैसा लगा? क्या ये मार्केट शॉर्ट करने को तैयार है? हाँ, आज का मार्केट थोड़ा-सा फ्लिप-फ्लॉप सा रहा। जब वो खुला तो थोड़ा हमें नेगेटिव रेड में भी देखने को मिला, निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों रेड में देखने को मिला, और फिर लेटर पार्ट ऑफ द डे में हमें रिकवरी भी देखने को मिली। मैं देखना चाहता था कि मार्केट ग्रीन में खुले अच्छे खासे और रेड में क्लोज़ हो। वो हमें कंफर्मेशन देता कि अब निफ्टी शॉर्ट्स के लिए रेडी है। वैसा हुआ नहीं, और पूरे दिन का अगर मैं आज ट्रेंड देखूं तो थोड़ा फ्लिप फ्लॉप सा रहा। तो मुझे इस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं शॉर्ट करूं। और कल के दिन मैंने लेवल आपके साथ शेयर किया था कि 25,600, इससे नीचे हमें जो है अपनी जो बुलिश पोजीशन है उसे काट देनी चाहिए। और अगर आपने शॉर्ट बना ही लिया है तो इससे नीचे शॉर्ट्स को कैरी किया जा सकता है। जैसे ही लेवल ब्रीच होगा तो हमें काट देना है। तो अभी भी मैं निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं एक फॉलो अप सेलिंग देखना चाहता हूँ। सर, आईआईपी के नंबर्स आए हैं और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सा लग रहा है। वैसे आपको कैसा लगा? काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अगर अप्रैल में अगर देखो तो आईआईपी करीब 2.7 के करीब आया था, और अब हम 1.3 के आसपास हैं। और अगर उनके आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखो तो वहाँ पर 5.1 से 2.6 ड्रॉप देखने को मिला है, ऑलमोस्ट आधा हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी आप देखोगे तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। तो प्रश्न ये है कि हम उम्मीद करते हैं मार्केट्स न्यू हाई टच करेगा, नई ऊंचाइयों पे जाएगा, कंटिन्यूसली राइज करेगा, लेकिन जो उसके सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं वहाँ पे हमें वैसे सपोर्टिंग एविडेंस नहीं देखने को मिल रहा है। आप मुझे बताइए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, अगर आपकी माइनिंग एक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है और हमारी कंपनी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे? ठीक है, आप ये कह सकते हो कि पिछले क्वार्टर से हम थोड़ा बेटर करेंगे, लेकिन क्या हम थोड़ा बेटर के बेसिस पर मार्केट को न्यू हाइज तक ले जा सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं। तो ये इस फ्रंट पे हमें प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपीज़, इन फ्रंट पे हमें अच्छी ग्रोथ देखनी है, तभी हमारा जीडीपी बढ़ेगा, तभी हमारा मार्केट बढ़ेगा। सर, आज के मार्केट में एक ख़ास चीज़ देखने को मिली कि बड़े बैंक जैसे एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई सारे ही डाउन गए, मगर छोटे पीएसयू बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो इसका क्या रीज़न है? हाँ, तो देखो, बैंक्स में अगर हम देखें, और कल के वीडियो में भी हमने बात की कि बैंक्स में ग्रोथ अगर हमें देखना है तो हमें क्रेडिट में ग्रोथ देखना है। कल भी मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया था कि क्रेडिट में हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। बट ये पीएसयू स्टॉक्स में क्यों रैली देखने को मिल रही है, उसकी बड़ी वजह क्या है कि इस क्वार्टर में उन्हें काफ़ी ट्रेजरी गेन्स होने की उम्मीद है, और शायद अगले क्वार्टर के भी फर्स्ट या सेकंड मंथ में उन्हें गेन्स मिलने की उम्मीद है। तो ये ट्रेजरी गेन्स क्या है हमें पता है। रिसेंटली अभी आरबीआई ने बैंक्स में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की, तो उन्होंने ओएमओ ट्रांजैक्शन किया, उन्होंने बैंक से बॉन्ड खरीदे। अब क्या हुआ कि हमें पता है कि आरबीआई ने रेट कट्स किए,
और हम जानते हैं जब भी रेट कट्स होते हैं बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो उन्होंने जो बॉन्ड वो होल्ड कर रहे थे उनके प्राइसेस बढ़े और उन्हें उन गेन्स में प्रॉफिट में वो बॉन्ड्स को आरबीआई को बेचा और बदले में इन बैंक्स को पैसा दिया। तो इससे इनको काफ़ी ट्रेजरी गेन्स मिला है। मैं इसका कितना गेन मिला है मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा को अगर आप देखें, ओके, तो लास्ट ईयर उनका ट्रेजरी गेन्स करीब 400 करोड़ के आसपास था, जो इस साल जो है बढ़ के करीब डबल हो गया। ओके, तो ये जितने भी बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स खास करके, इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेजरी गेन्स हुआ है। और इसी वजह से आप ये देखेंगे कि जहाँ पिछले एक महीने में आपके एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इनके रिटर्न्स मॉडेस्ट हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा टाइप कंपनी, बैंक इंडिया, इनके जो है रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग हैं। तो धंधा वो कर नहीं रहे हैं, क्रेडिट उनका ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन अदर इनकम जिसे हम कहते हैं वो वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब आते हैं ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इनको ट्रेजरी गेन्स इनको भी हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है। इनको दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बुरी तरीके से क्रेडिट ग्रोथ में ड्रॉप देखने को मिला है। तो जो रिटेल का क्रेडिट ग्रोथ है उसमें 6% का ड्रॉप देखने को मिला है, फ्रॉम 19% टू 13%। और जो क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, जो बेसिकली इंडिकेट करता है कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें 26% से 8% तक का ड्रॉप देखने को मिला है। ओके, साथ ही व्हीकल लोन्स में भी आप देखें तो उसमें भी करीब आधा हो गया है। तो ओवरऑल किसी भी फ्रंट में आप अगर देखेंगे तो चाहे कोई भी सेक्टर का क्रेडिट आप देख लो, वहाँ पर हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ओके, तो फिर बैंक्स कैसे ग्रो करेंगे? आप ये सब इंजेक्शन मार के, ओएमओ ट्रांजैक्शन करके, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करके शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत आप चढ़ा लोगे, लेकिन अल्टीमेटली तो भाई इन्वेस्टर पूछेगा ना, भाई आप धंधा क्या कर रहे हो, कितना ग्रोथ है आपके क्रेडिट में, आपके धंधे में। तो ये एक बड़ा रीज़न। और जो दूसरी प्रॉब्लम बैंक्स फेस कर रहे हैं वो है उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन के। अभी क्या है, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को ड्रॉप कर दिया आरबीआई ने। तो इसका क्या हुआ कि जो वो सेविंग्स पर इंटरेस्ट देते थे वो तो कम कर दिया उन्होंने, लोन्स का अभी तक नहीं किया। लेकिन आरबीआई का एक नियम है कि हर 3 महीने में उसे रीसेट करना पड़ता है, तो अब वो रीसेट करेंगे तो क्या होगा, जो लोन से इनकम आ रही थी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि रेट गिरे हैं तो सेविंग्स के भी गिरे, वहाँ पे भी गिरे, तो उनके मार्जिन्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये इन दो फैक्टर्स की वजह से अगर आप देखेंगे तो बैंक्स प्रेशर में हैं। और हम देख रहे हैं कि जब से आरबीआई की पॉलिसी आई, इतना बड़ा उन्होंने एक्शन लिया, 2-3 दिन ऊपर गए और उसके बाद से लगातार ये प्राइवेट बैंक्स जो हैं प्रेशर में चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। एक हमारी होप है कि सितंबर से जो सीआरआर कट्स इम्प्लीमेंट होगा, 1% का ड्रॉप किया गया है, तो 0.25 करके 4 महीने में उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उससे शायद थोड़ा उनको पुश मिल जाए। लेकिन अल्टीमेटली इन्वेस्टर को यही पूछना है, भैया आप कितना क्रेडिट दे रहे हो, क्रेडिट आपका बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। अगर बिकेगा तो भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, और इधर उधर से इनकम जुटाकर प्रॉफिट ज़्यादा दिखाओगे तो उसको इन्वेस्टर ज़्यादा दिनों तक बाय नहीं करेगा। सर, आपका एक फेवरेट स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, इसमें सर कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो क्या ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है? हाँ, ये काफ़ी हमारा देखो फेवरेट स्टॉक रहा है। 2021 पोर्टफोलियो में ऐड किया था हमने। ऑफ कोर्स जब हमने 2021 पोर्टफोलियो में ऐड किया तो 24 में हमने ऐड नहीं किया, और मार्केट गिरा तो ये स्टॉक भी थोड़ा गिरा, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, और अब लगभग ये अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास है। कभी भी आप जाएंगे अगर अपोलो हॉस्पिटल्स में तो आपको दिख जाएगा कि क्यों ये स्टॉक हमारा फेवरेट स्टॉक है, और काफ़ी डाइवर्सिफाइड भी है। हमने इसके ऊपर अपने मेंबरशिप में एक डिटेल वीडियो भी बना के पब्लिश किया है, समझाया है इसके बिजनेस मॉडल को।
तो मेजरली इसमें एक जो कंपनी है जिसमें उनके जो ऐप्स है जिसके थ्रू आप दवाई ऑर्डर करते हैं, डॉक्टर्स की बुकिंग करते हैं, उसको अब ये अलग से लिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब पेरेंट कंपनी जो अपोलो हॉस्पिटल्स है उनका 15% स्टेक रह जाएगा और इसकी लिस्टिंग होने में भी टाइम है, 1.5 से 2 साल लगेंगे। और अगर आप 100 शेयर अपोलो हॉस्पिटल्स के होल्ड करते हैं तो 192 शेयर आपको इसके मिलेंगे। अब ये जो नई कंपनी बन रही है इसका साइज़ का मैं अंदाज़ा आपको देता हूँ, तो इनका रेवेन्यू इस वक्त करीब 16,300 करोड़ का है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी एंटिटी है। और बाई FY27 इनका टारगेट है 27,000 करोड़ का। और जो पेरेंट कंपनी है अपोलो हॉस्पिटल वो 15% का स्टेक इसमें रखेगी, ऐसा नहीं है कि छोड़ रही है। तो ये वैल्यू अनलॉकिंग इसमें इसकी पॉसिबिलिटी है। और इसी वजह से हम देख भी रहे हैं कि अपोलो का हॉस्पिटल अगर इस साल भी देखें तो निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। अब जब भी इस तरीके की कंपनीज़ होती हैं जिनकी ग्रोथ स्टोरीज़ वाइडली नोन होती हैं, सबको पता होता है, तो सस्ता तो मिलता नहीं है। तो स्टॉक इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो इट्स नॉट चीप। ओके, तो इसमें हमने कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई किए हैं, अपने मेंबरशिप वीडियो में शेयर भी किए हैं। बॉटम लाइन ये है कि अगर इस लेवल पर आप लेते हैं तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिलेगी, ऑलरेडी सब कुछ प्राइस्ड इन है, तो सस्ता माल तो मिलेगा नहीं, आप महंगा माल खरीदेंगे, अगर बाज़ार गिरेगा तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो अच्छा है कि थोड़ा पेशेंटली वेट करते हैं, अच्छे लेवल्स पर मिले। मार्केट अगर गिरता है तो सभी स्टॉक्स गिरते हैं, तो अगर सस्ते दरों पर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अभी इस लेवल पर लेना थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन कंपनी रॉक सॉलिड और ये डेवलपमेंट जो है ना, ये हमें ये भी इंडिकेट करती है कि शायद फ्यूचर में और भी जो उनके दूसरे डिविजन्स हैं कंपनी के, उसको भी ये अलग से लिस्ट करेंगे, तो फर्दर वैल्यू अनलॉकिंग के भी इसमें चांसेस है। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज़्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सर, आउट ऑफ द ब्लू एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये मार्केट दिवाली से पहले ऑल टाइम हाई छू सकता है? देखो, ऑल टाइम हाई से हम कितना नीचे रह गए हैं, ऑलमोस्ट वी आर देयर, 2-3% नीचे हैं। तो कोई स्केल लेके नापना कि हमें ऑल टाइम हाई को पार करके ऊपर जाना है, मैं तो इसे ऑल टाइम हाई ही मान रहा हूँ। ओके, तो मेरे लिए तो वी आर ऑलमोस्ट देयर, ऑल टाइम हाई हम पकड़ चुके हैं। अब वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि अरे हमने नया हाई बना दिया, भले ही 10 पॉइंट से हमने उसको क्रॉस किया,
जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइस जानकर आप क्या करोगे, हमें ये देखना है कि निफ्टी की वैल्यू क्या है, क्या वो अभी जस्टिफाई हो रहा है। देखिए, अगर आप ज़्यादातर ब्रोकर्स का एनालिसिस देखेंगे, टारगेट देखेंगे, और ब्रोकर्स हमेशा फंडामेंटल्स के बेसिस पर एनालिसिस करते हैं, वो गलत हो सही हो आप माने ना माने डिफरेंट स्टोरी। उनकी अगर एनालिसिस आप देखेंगे तो ज़्यादातर ब्रोकर्स आपको ये सजेस्ट करेंगे कि बहुत ज़्यादा अपसाइड यहाँ से नहीं है, 2 से 5% का अपसाइड यहाँ पर है। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि हम न्यू हाइज को टच कर लें। अब मैं फंडामेंटल्स की बात करता हूँ। अगर आप जो ये FY26 की EPS का टारगेट अगर देखें निफ्टी का, वो करीब आता है 1135 के आसपास। ओके, अब इस EPS को अगर आप प्रोजेक्ट करें कि निफ्टी की फेयर वैल्यूएशंस क्या है, पिछले 2-3 सालों से मैं कहूँ तो PE जो निफ्टी का घूम रहा है वो अराउंड 19 से 24 के बीच में घूम रहा है। ओके, 2020 के आसपास PE ने बहुत ज़्यादा जंप मारा था और हम जानते हैं क्यों मारा था। तो ये 18 से 19 से लेके 24 के बीच में घूम रहा है, और इस वक्त जो हमारा PE क्या है 22 है। तो अगर आप 1135 को एक्स्ट्रापोलेट करें, 22 PE दें, तो आपका निफ्टी का वैल्यू क्या आती है, 25,000 आती है। ओके, वी आर ऑलमोस्ट देयर। अब अगर हम बड़ा जंप निफ्टी में देखना चाहते हैं, लेट्स से 28,000 देखना चाहते हैं, तो कम से कम 25 PE निफ्टी को देना पड़ेगा। ओके, जो कि पिछले 3 साल में तो हुआ नहीं। अब 25 PE का मतलब है या तो अंधाधुंध लिक्विडिटी आए मार्केट में, या फिर कंपनीज इकॉनमी को ज़बरदस्त धमाल कर दे। आज की डेट में ऐसा कोई डेटा पॉइंट नहीं है जो हमें ये बताए कि इकॉनमी के फ्रंट में कुछ ज़बरदस्त बदलाव होने जा रहे हैं। आज तो नहीं है, 2 महीने 3 महीने बाद कुछ हो जाए तो हो जाए। ओके, अब अगर लिक्विडिटी जम के आती है, तो लिक्विडिटी आएगी बिना फंडामेंटल्स के आएगी तो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए आएगी, तो वो आपको चढ़ा कर वापस से पंप करेगी और फिर डंप करेगी। ओके, तो और वो सस्टेनेबल भी नहीं होगी। हम देख रहे हैं FIIs के फिगर सस्टेन नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में जो है वो सेल ही कर रहे हैं, बीच बीच में आते हैं, चढ़ाते हैं, फंसाते हैं और फिर निकल जाते हैं। ओके, तो इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और मैं सिनेरियो आपको बताया, या तो अंधाधुंध लिक्विडिटी आए, मार्केट को चढ़ाए और फिर डंप करके निकल जाए, या फंडामेंटल्स के फ्रंट पर कोई मेजर बदलाव हो जिसकी पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। ओके, और जहाँ तक ऑल टाइम हाई की बात है, मेरे लिए तो हम ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पहुँच चुके हैं। 1-2% को मेजर करने का कोई मतलब नहीं है। सर, ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं। आज एक बड़ा सा सवाल है कि सर, आई फुल्ली एग्री विथ यू, डिटरमाइनिंग बाइंग प्राइस ऑफ द स्क्रिप्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली, knowledge of timely exit price of that script is also equally important in stock market. Unfortunately, 95% of retail investors do not have the knowledge on this. They follow market trend, hence they suffer losses in their portfolios, stay in red. Sir, one more question. As per me, going forward market is going to be more volatile than previous years. Is there any sense in holding stocks for long term expecting double or triple return? Please advise. ओके, तो इन्होंने 1-2 चीज़ें बोली। पहला ये कि लोग ज़्यादातर रिटेल वाले लोग जो है मार्केट के साथ जाते हैं। मार्केट चढ़ रहा है तो ख़रीद लिया, ओके, मार्केट गिर रहा है तो बेच दिया। ओके, तो अगर आप के पास ये कैपेबिलिटी है पता करने की कि मैं आज ख़रीद रहा हूँ और मार्केट इतने दिन तक ऊपर जाएगा, तो फिर आप करोड़पति बन जाएंगे। ओके, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। और अगर आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर भी लेते हैं कि मार्केट में तेज़ी है, क्या आपके स्टॉक्स में तेज़ी है, क्या आज मार्केट इतना हाई पे चल रहा है, क्या अभी भी सारे स्टॉक्स प्रॉफिट में चल रहे हैं? मैंने आपके साथ शीट शेयर की
कि रिटेल के पॉपुलर स्टॉक्स भी अभी भी ब्लीड कर रहे हैं। मैंने आपके साथ सारा जो पॉपुलर स्टॉक्स थे उनकी शीट दिखाई। ओके, तो अगर आप मार्केट के साथ बाइंग सेलिंग करते हैं, आप इन्वेस्टर नहीं हैं। आप ट्रेडर अपने आप को बोल सकते हैं, आप अपने आप को स्पेकुलेटर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर आप इन्वेस्टर नहीं हैं। इन्वेस्टर का एक ही सिद्धांत होता है कि मैं स्टॉक को सस्ते दरों पे खरीदूंगा और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, मुझे मार्केट से मतलब नहीं है। ओके, अब जो इनका जो सेकंड क्वेश्चन था कि इतनी वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी आगे भी बढ़ेगी, तो क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? यस, करना चाहिए। उसका रीज़न है कि जब भी आप किसी स्टॉक को प्राइस देखकर नहीं खरीद रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इस कंपनी ने इतना बिजनेस किया, इतना प्रॉफिट कमाया, इतने सालों से प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतना इनके पास रिजर्व है, इतना इनके पास डेट है, इतना ये कैपेक्स कर रहे हैं। अगर आप इन पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करेंगे और फिर पता करने की कोशिश करेंगे कि इसकी वैल्यू अभी कितनी है। मान लीजिए आप पता करते हैं कि इसकी वैल्यू 100 रुपये है और प्राइस उसका 100 रुपये के आसपास है, या 105 रुपये है, या 90 रुपीज़ है, तो आप खरीदेंगे। और अगर आप इस तरीके की कैलकुलेशन करके खरीदते हैं, आप इत्मीनान से बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी। अब ऐसा हो सकता है कि आपने 10 स्टॉक्स इस तरीके से डाले, एक दो का माहौल बिगड़ गया, कोई न्यूज़ आ गई, कोई ईडी की रेड हो गई, कुछ हो गई, इट्स पॉसिबल। ओके, तो क्या इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि आप अगर 10 स्टॉक आपने ऐसे उठाए तो 10 के 10 ऐसे हो जाएंगे? ऑलमोस्ट ज़ीरो पॉसिबिलिटी। ओके, अब अगर आपने 10 स्टॉक्स ऐसे पिक किए, कौन सा मल्टी बैगर बनेगा ये तो आप आज नहीं जानते हैं, लेकिन अगर एक भी बन गया ना तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। हमें पता है कि जब स्टॉक्स मल्टी बैगर बनते हैं तो 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना रिटर्न्स देते हैं, एक एक दो सालों में देते हैं। हमने देखा हमारे पोर्टफोलियो में हमने भेल, कोचिन शिपयार्ड डाला, अब ये हमने रिसेंटली में अपने मेंबरशिप में ट्रेंड का वीडियो बनाया, उसमें आप देखिए, बीएसई का स्टॉक देखिए। ओके, तो जब वो मल्टी बैगर बनेगा ना तो वो आपके 3-4 स्टॉक्स के प्रॉफिट अकेले ही कमा देगा। ओके, तो इन्वेस्टर्स इसी सिद्धांत पर काम करते हैं कि हम सही वैल्यू पर स्टॉक लेंगे, और अगर हमने ऊपर लिया है कि हमारा प्राइस हमें नहीं मिलेगा, तो हम फिर उसे नीचे जब वो आएगा, जब भी आएगा, हम अपने कैश को मेंटेन रखेंगे और नीचे जब आएगा तो दोबारा खरीद कर उसको सही एवरेज प्राइस उसकी बनाएंगे। तो इस अप्रोच से आप चलेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगे। आपको वोलेटिलिटी की चिंता नहीं है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा और वापस से आपका स्टॉक जो है अपवर्ड जर्नी रिज्यूम कर लेगा। एंड सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपका क्या व्यू है? कोई बदलाव नहीं। आज का जो मूव है वो उसमें कुछ खास हम इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बहुत ही फ्लैट मूव था। अगर आप पुट कॉल रेशियोज़ में देखें तो परसों के कंपैरिजन में ड्रॉप है अभी भी, लेकिन कल के कंपैरिजन में हल्का सा राइज है। आईवीज़ वहीं पर खड़ी हुई हैं और ओपन इंटरेस्ट में कुछ खास एडिशंस नहीं है। तो जब बड़े क्वांटिटी में ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं होता है तो ये रेंज बाउंड मूव को हमें की तरफ इशारा करता है। ओके, निफ्टी फ्यूचर्स के जो प्रीमियम हैं वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई मेजर बदलाव नहीं है। तो ओवरऑल ये हमें स्टेटस क्वो की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि जैसा बाजार चल रहा है लगभग वैसा ही चलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे, कोई मेजर उठापटक अभी नहीं होनी है। और लेवल हमारा वही है कि 25,600, इसके ऊपर ही हमें बुलिश जाना है, इससे नीचे हमें बेरिश जाना है। लेकिन मैं अभी भी फ्रेश शॉर्ट्स को एडवोकेट नहीं करूंगा, मैं एक और राउंड की बड़ी सेलिंग देखना चाहूँगा, तभी मैं शॉर्ट की तरफ जाऊंगा। अदरवाइज़ निफ्टी में बेटर है कि अपनी बुलिश पोजीशंस को कट करिए और फेंस पर बैठिए।